बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी की चैनल पर। बेटा हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस में हमने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका है। उस 4 लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, बेसिक बताया था चैप्टर का, और उसके बाद से हमने क्या किया था, क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन किसके ऊपर किया था? क्वेश्चन किया था लाइफ प्रोसेस के ऊपर, और रेस्पिरेशन के ऊपर हमने क्या किया था, क्वेश्चन कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, वो करेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर, और ट्रांसपिरेशन के ऊपर भी हमने क्या कर लिया था, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस को बेटा, ठीक है ना, और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। जो क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके एग्जामिनेशन में। आइए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O और क्या होगा बेटा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट, मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, C6H12O6, जिसका क्या नाम होता है, ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो बन जाता है, लेकिन यही ग्लूकोज क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में बनता है बेटा, जब एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो ग्लूकोज आर कन्वर्टेड, देखिएगा, ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका लिखा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखकर बताइए। क्या इसका आंसर ग्लूकोज होगा, क्या बताइए, क्या इसका आंसर ग्लूकोज होगा या सुक्रोज होगा या फ्रक्टोज होगा या लैक्टोज होगा? तो क्या होगा बेटा, ग्लूकोज। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखिएगा। पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का जो आंसर हुआ वो हो गया ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, वो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, कैटाबोलिक, एनाबोलिक, एम्फीबोलिक और नन? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक होता क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्या होता है। देखिएगा, यहाँ देखिए आप लोग, तो कैटाबोलिक, सबसे पहले मेटाबोलिक होता है। मेटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है ये समझिए। कैटाबोलिक और एनाबोलिक किसके अंदर आता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक किसके अंदर आता है बेटा, वो आता है सबसे पहले मेटाबोलिक के अंदर। मेटाबोलिक के अंदर आता है बेटा। तो मेटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, मेटाबोलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर, किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को, उसे ही क्या कहते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, प्लांट या एनिमल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, प्लांट एंड एनिमल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, मेटाबोलिक रिएक्शन। यही मेटाबोलिक क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा होता है एनाबोलिक रिएक्शन। एक होगा कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, एनाबोलिक रिएक्शन। तो कैटाबोलिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, कैटाबोलिक का मतलब होता है कि अगर ये बेटा कोई फूड का सब्सटेंस है, देखिएगा ये फूड सब्सटेंस है, ये क्या होता है, माउथ के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है, और इस फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन जब हो जाता है
तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा, उसे ही कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन। मतलब किसी भी फूड का या किसी भी केमिकल का क्या हो बेटा, ब्रेकडाउन होना। फूड का या सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है, कैटाबोलिक कहलाता है। तो आप बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए डाइजेशन कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है, आप बताइए। तो डाइजेशन आपको पता होगा, डाइजेशन में क्या होता है बेटा? हाँ सर पता है मुझे। डाइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ, सुनिएगा, द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड, द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, the breakdown of food simple and absorbable form, simple and absorbable form is known as digestion। क्या हो जाएगा? डाइजेशन। मतलब कि फूड का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाएगा बेटा? डाइजेशन कहलाएगा। तो बताइएगा कि यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है, सबसे पहला क्या है बेटा? फूड है। फूड अंदर गया तो क्या हो गया? टीथ के द्वारा फूड के छोटे छोटे कन्वर्ट हो गए, उसके बाद से सलाइवा मिक्स हुआ, फिर अंदर गया। तो ये क्या हो रहा है? जो उसके न्यूट्रिएंट है, जो फूड के न्यूट्रिएंट है बेटा, फूड का जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो चीजों का या फूड का टूटना ही क्या कहलाता है? कैटाबोलिक कहलाता है। चीजों का टूटना ही क्या कहलाएगा? कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक का मतलब हो जाएगा बेटा ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस। और एनाबोलिक रिएक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ना। क्या हो गया बेटा? जुड़ना। चीजों को क्या होना? जुड़ना। जैसे कि क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है एनाबोलिक रिएक्शन। क्या होता है? एनाबोलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा बेटा एनाबोलिक रिएक्शन। तो दूसरे का जो हमारा आंसर हुआ वो हो गया बी। दूसरे का जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलिए क्या हो गया? बी। ठीक है ना? तो दूसरे का आंसर क्या हुआ? पहले का आंसर हुआ ए, पहले का ए हो गया, पहले का ए और दूसरे का बी। ठीक है, ये हमने आपको दो क्वेश्चन बता दिए। ठीक है ना? आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा लिखा है उसे ढंग से पढ़िएगा। लिखा है बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? तो इसका फंक्शन क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन का एक होता है रेस्पिरेशन, दो टाइप का होता है। पहला होता है सेलुलर, दूसरा क्या होता है? असेलुलर। सेलुलर और असेलुलर। तो मेक एटीपी, बताइएगा क्या जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसका काम होता है एटीपी को बनाना, NADH, गेट रीड ऑफ ग्लूकोज, गेट रीड ऑफ CO2। तो बेटा आपको पता होगा कि जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है? तो रेस्पिरेशन जब रेस्पिरेशन होगा बेटा तो उसमें क्या बनता है? ATP बनता है। क्या बनता है? ATP बनता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? मेक ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ATP का बनना। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है बेटा? मैं भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट दीजिएगा। सबसे पहला क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहला जो फूड है ना, ये फूड, इस फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इस फूड का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो क्या होता है बेटा, देखिएगा देखिएगा, NADP, सॉरी NADP नहीं, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा उसमें, ADP, और इस ADP में एक और IP जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ATP। और अगर ATP है इसमें क्या होगा, अगर IP को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ADP। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, सब दिक्कत है। तो ADP में एक फॉस्फेट का जुड़ना ही क्या हो जाता है, ATP। तो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है बेटा, ATP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो इसलिए तीसरे का आंसर होगा बेटा, वो हो जाएगा A। तीसरे का जो आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, A। सेलुलर रेस्पिरेशन का काम होता है ATP को बनाना, ठीक है ना। हाँ, ATP का बनना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लाइकोलिसिस इज फाउंड इन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ फाउंड होता है। अच्छा, आपको पता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो इसमें 3 साइकिल रन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, 3 साइकिल क्या होता है, रन होता है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जो 3 साइकिल रन होता है, पहला होता है बेटा, देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, या उसे क्या कहते हैं, TCA कहते हैं। TCA साइकिल बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, TCA साइकिल। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, ETS आता है। ETS का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो सबसे पहला जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस ना, ग्लाइकोलिसिस रन करता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस रन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस रन होता है। और ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। और लिसिस, लिसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन। क्या हो गया बेटा, ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ही क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। और जो यहाँ पर जो क्रेब साइकिल है बेटा, क्रेब साइकिल और ETS, क्रेब साइकिल और ETS, ये दोनों रन करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ करता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करता है, रन करता है। ये मान लीजिए, देखिएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया, अगर ये कोई एक सेल है, ये एक सेल है, कौन सा सेल है ये, यूकैरियोटिक सेल है। और इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखिएगा, ये अगर मान लीजिए, अगर मैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूँ, ये वाला देखिए, अगर इसको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, तो यहाँ पर क्या रन होगा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में रन करता है। और यहाँ पर बेटा एक एंजाइम होता है जो ETS और क्रेब साइकिल करता है। यहाँ पर वो रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बोला है ग्लाइकोलिसिस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, एनएरोबिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनएरोबिक सेल, मस्ट मसल सेल। क्या मसल सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होगा, वर्चुअली ऑल सेल, एनएरोबिक सेल, बताइएगा क्या
यूकैरियोटिक सेल में होगा। जी हाँ, सिर्फ किसके अंदर होगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस पाया जाएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर हुआ वो हो गया ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा है एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज, दिख तो रहा है आपको ये, एटीपी इज नोन एज करेंसी ऑफ द सेल because it store energy in its phosphate bond. It release energy by breaking its phosphate bond whenever required and gets converted to ADP, both A and B, none of the above. It store energy is phosphate bond. It release. तो ATP को सेल का करेंसी क्यों कहते हैं बताइएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3, क्योंकि स्टोर होता है एनर्जी को फॉस्फेट में, मतलब कि एडीपी प्लस आईपी, तो क्या हो जाएगा? एटीपी। फिर अगर जरूरत पड़ता है तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। Respiratory substrate are the organic substances which are during respiration to liberate energy. एनर्जी कब रिलीज होगा? ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, सिंथेसाइज में, बोथ एंड बी। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है बेटा वो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, सिंथेसाइज, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी यानी कि बोथ ए और पहला और दूसरा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजेशन में नहीं, रिडक्शन में। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ, दोनों में क्या होगा बेटा? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना वो ड्यूरिंग ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया डी, बोथ ए एंड बी, या बोथ ए और फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हो गया ये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, रिस्पायरेटरी पाथवे इज कैटाबोलिक। रिस्पायरेटरी जो पाथवे होता है वो कैटाबोलिक होता है, एनाबोलिक होता है, ठीक है, एंडरगोनिक होगा। बताइएगा रिस्पायरेटरी पाथवे का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेटरी पाथवे का मतलब होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके पाथवे को क्या कहते हैं? जहाँ से स्टार्ट, जैसे नोज के बाद से क्या हो गया? फेरिंग, और क्या हो गया बेटा? फेरिंग के बाद से लैरिंग के बाद से क्या हो गया? ट्रैकिया के बाद से क्या आएगा बताइएगा? ट्रैकिया के बाद से आएगा बेटा एल्वुलाई, मतलब अब लंग्स के अंदर आ गया ना, एल्वुलाई, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई, और उसके बाद से क्या आ जाएगा? ब्लड वेसल। तो ये जो पाथवे है बेटा उसी को क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी पाथवे कहेंगे। क्या कहेंगे? रिस्पायरेटरी पाथवे कहेंगे। तो रिस्पायरेटरी पाथवे क्या होगा? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? टूटना। एम्फीबोलिक, एनाबोलिक, एंडरगोनिक। तो बताइएगा, अभी मैंने इसका आंसर बताया था वो क्या हो जाएगा? एनाबोलिक। क्या हो जाएगा? एनाबोलिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोक्सिलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कैसे होता है बेटा? लाइफ प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है किससे प्राप्त होता है? किसके द्वारा? हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। क्या फूड का हाइड्रोलिसिस होता है, या सम मैक्रोमोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, या कार्बोक्सिलेशन होता है? कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन का जुड़ना। तो ये तो वैसे नहीं होगा,
ऑक्सीडेशन ऑफ सम तो नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड और हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि फूड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हुआ वो हो गया बी या दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया बेटा वो क्या हो गया, दूसरा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन आया ये किसके ऊपर है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा ढंग से देखिएगा। इन फोटो सिस्टम, ठीक है ना, इन द फोटो सिस्टम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं इसमें। इन द फर्स्ट फोटो सिस्टम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन। तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फेरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है, फेरोडॉक्सिन होगा फोटो सिस्टम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है ना, क्या हो गया, फेरोडॉक्सिन। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हुआ सी, फेरोडॉक्सिन इज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो पहले का सी। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर इन। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एनवलप मैट्रिक्स प्लास्टोब्लेगस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। कहाँ होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट, ये बताना है। तो जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने, क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, देखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये क्या होगा, स्ट्रोमा और लैमेली। स्ट्रोमा बीच वाला, थाइलेक्वाइड, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो पिगमेंट होगा बेटा, जो पिगमेंट होता है इसी के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहले का आंसर हो जाएगा डी। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर, दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। दोनों किसके बने होते हैं बेटा, फास्फोलिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, फास्फोलिपिड के बने हुए होते हैं। अंदर क्या होता है, ढेर सारे ऐसे अंदर क्या होंगे, मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। स्ट्रोमा होगा बेटा, ये स्ट्रोमा, और क्या होगा, लैमेली, और थाइलेक्वाइड भी हम उसे बोलते हैं, थाइलेक्वाइड भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो थाइलेक्वाइड तो होगा। इसके पास क्या होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए, ओन डीएनए होता है, ओन डीएनए होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, बताइएगा। खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है तो क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस मेम्ब्रेन, सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, डी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हुआ वो हो गया डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया बेटा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या होगा, साइटोक्रोम, P700, कैरोटीन और फाइटोक्रोम। एक्चुअल में जब क्या होता है समझिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, एक मिनट, ये क्लोरोप्लास्ट का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसा करके।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पिगमेंट होगा। तो यहाँ से जब सनलाइट आता है, देखिएगा जब यहाँ से सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होता है, वो होता है P700। एक क्या होता है P700 होता है और P680। इसका क्या नाम है बेटा, ये पिगमेंट है ये, ठीक है, पिगमेंट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर हो गया बी। P700 पर क्या होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस किसमें अकर होता है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फोटोसिंथेसिस किसमें अकर होगा, ए बी सी डी, बताइए। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों वाला सवाल किसके अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए फोर्थ का आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उधर ही होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बेटा समझिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। समझिए कि बेटा ये हमारे पास एक लीफ है, ये क्या है, लीफ है। इस लीफ के अंदर, इस लीफ के अंदर ना ऐसे इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मीजोफिल सेल। इसका जो नाम है वो है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल होता है, क्या होगा, कलर विजिबल नहीं हो रहा है, रेड कलर, क्या होगा, मीजोफिल सेल। बेटा कलर विजिबल नहीं हो रहा, 1 मिनट देना मुझे प्लीज। तो एक मिनट बेटा प्लीज। हाँ, तो क्या होगा इसके अंदर, लीफ के अंदर ना मीजोफिल सेल प्रेजेंट होगा। ऐसे मीजोफिल सेल प्रेजेंट होता है। और एक लीफ में कितना मीजोफिल सेल होता है, 20 से 40। 20 से 40 क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल होते हैं। और इसी मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है बेटा, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसी मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। देखिएगा क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लास्टिड, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या अंतर है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर क्या है, तो आप क्या बताएंगे बेटा, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में अंतर क्या होगा। तो बोलिएगा जो प्लास्टिड होता है वो पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, हर जगह प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। ठीक है ना। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सिर्फ ग्रीन जगह प्रेजेंट होता है। प्लांट में जहाँ ग्रीन प्रेजेंट होगा वहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होगा, क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होगा बेटा। क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट। तो फोर्थ का आंसर हो गया बेटा ए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए बी सी डी। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का
जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, डी। फोटोसिंथेसिस का ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 होगा। क्या होगा, 20 से 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, फोटो रेस्पिरेशन किसमें होता है, 4 सेल ऑर्गेनल्स, 4 सेल ऑर्गेनल्स, 2 सेल ऑर्गेनल्स, ए बी सी डी, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। 4 सेल ऑर्गेनल्स में होगा, 2 सेल में होगा, 1 सेल ऑर्गेनल्स में होगा, 3 सेल ऑर्गेनल्स में। तो आप बताइए जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो किस सेल के अंदर होता है। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब जानते हैं क्या होता है आप, हाँ सर जानता हूँ। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर, सेल के अंदर। किस सेल के अंदर, 4 सेल, 4 सेल के अंदर नहीं, 2 सेल के अंदर, 3 सेल के अंदर, 1 सेल के अंदर। बताइएगा तो क्या होगा बेटा, आंसर सी, 1 सेल के अंदर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, सी, 1 सेल ऑर्गेनल। क्या हो गया, 1 सेल ऑर्गेनल्स हो गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंथेसिस ऑफ, एक मिनट बेटा प्लीज कुछ काम, ठीक है। हाँ देखिएगा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज विच प्रोसेस। क्या होगा बेटा, का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या होता है, सनलाइट के प्रदेश में बेटा फोटोसिंथेसिस और एनाबोलिक। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस और एनाबोलिक। तो 7th का जो आंसर होगा बेटा ये ए हो जाएगा। ठीक है ना, 7th का आंसर ये। तो बुक का क्या है बेटा, लाइन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का ये लाइन है। आपको अगर याद होगा तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन दिया गया। ठीक है, तो 7th का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा वो पढ़िएगा और सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लिखा है हु यूज्ड प्रिज्म ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लास 11th का बेटा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, मतलब नीट में पूछा जाता है। तो हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉन टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया था, एक ट्यूब को लिया था, यहाँ देखिएगा बेटा, एक ट्यूब को लिया था और उस ट्यूब के अंदर ना क्या रखा था, क्लेडोफोरा बैक्टीरिया रखा था। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी रखा था। तो ग्रीन एल्गी जब रखा और इसके अंदर क्या डाल दिया, कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया। क्लेडोफोरा एल्गी को लिया, एल्गी लिया बेटा और क्या रखा, कुछ बैक्टीरिया को। तो सारे बैक्टीरिया उधर मूव कर गए जिधर क्या था, ग्रीन एल्गी था। क्या था, ग्रीन एल्गी था। तो एंजलमैन ने क्या किया था, स्पेक्ट्रम का प्लॉट किया था। ठीक है बेटा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 का आंसर एंजलमैन। अगर आप पढ़े होंगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बेटा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 9th। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 9th क्या बोल रहा है आप ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन रिप्रेजेंट द करेक्ट इंपेरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा करेक्ट वाला है बेटा, आपको वो बताना है। इसमें से करेक्ट इंपेरिकल इक्वेशन, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। दूसरा C6H12O6
प्लस 6CO2 प्लस 612H2O। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपको ये बताना है, ठीक है ना, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको पता होगा जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस या रिएक्शन जो होता है बेसिकली कुछ ऐसा होता है, 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2, ऐसा होता है, देखिएगा। अच्छा, एक और होता है बेटा, इसी इक्वेशन को करेक्ट किया गया था फोटोसिंथेसिस में, जिस जो है 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, 6CO2 प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O। तो ये भी एक इक्वेशन है, तो इसलिए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, इज अ करेक्ट आंसर। 6CO2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, ये करेक्ट एम्पिरिकल है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना, 6CO2 प्लस 6H2O वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 4। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इट इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट और ऑल ऑफ द एबव। कौन सा बेटा, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि प्राइमरी सोर्स होता है फूड अर्थ का। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, सही है। और ये इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो गया बेटा वो क्या हो गया, 4, ठीक है। तो हमने बेटा लाइफ प्रोसेस के ऊपर क्या कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, रेस्पिरेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और किसके ऊपर, तो ये था फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने बेटा यहाँ तक करा दिया। अब क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।